नमस्कार दोस्तों, RSLM में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम मार्च महीने के पार्ट 3 में 16 से 22 मार्च 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर @RSLM जरूर रख सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की यात्रा पर गए थे। इस संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं, तो इसमें ध्यान से देखते हैं क्या क्या कथन है। तो याद रखना है 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इस बार इसका 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह का आयोजन किया गया था और इसमें भारत के प्रधानमंत्री को इसका मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो उसी में भाग लेने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे। मॉरिशस के राष्ट्रपति है धर्मवीर गोकुल। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया था। इसके साथ याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के इडुइडी में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड इनोवेशंस का उद्घाटन भी किया था। इसके साथ एक और पॉइंट याद रखना है कि मॉरिशस के राष्ट्रपति और मॉरिशस की प्रथम महिला को बिहार का मखाना, प्रयागराज त्रिवेणी संगम का जल और बनारसी साड़ी उपहार में दिया गया था। तो ये सब के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिडरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी विषय के साथ कौन वर्ष 2025 के लिए G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जो पहली बार G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मेजबानी करेगा। तो वर्तमान में G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है और वही G20 की अध्यक्षता कर रहा है। पहली बार ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप का आयोजन किया जा रहा है, तो उसकी मेजबानी भी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा ही की जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस बार जो G20 का आयोजन किया जा रहा है इसका विषय क्या है, सॉलिडरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता किया था, 2024 में ब्राज़ील, और 2023 में जो भारत G20 की अध्यक्षता किया था तो उसी टाइम क्या हुआ था, अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को ऐड किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन सुरक्षा संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की। भारत में वन क्षेत्र 7,15,343 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अर्थात 21.76% क्षेत्र, वृक्ष आवरण क्षेत्र 1,12,014 वर्ग किलोमीटर अर्थात 3.41% और कुल वन क्षेत्र 8,27,357 वर्ग किलोमीटर अर्थात 25.5% है। इसमें कुल वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि 2023 में दर्ज की गई। ये पूरा डाटा याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है कि वर्तमान में जो भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं वह है भूपेंद्र यादव। इसके साथ याद रखना है भारत का वन सुरक्षा संस्थान जो है वह देहरादून में है। भारत का वन सुरक्षा संस्थान, ये याद रखना है। हाल ही में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में वन क्षेत्र जो है वो 7,15,343 किलोमीटर यानी कि भारत के कुल क्षेत्र का 21.76 वर्ग किलोमीटर प्रतिशत क्षेत्र है। वन क्षेत्र इतना हो गया। यदि वृक्ष क्षेत्र की बात की जाए तो वृक्ष क्षेत्र है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। तो दोनों में थोड़ा अंतर होता है। वन क्षेत्र का क्या होता है, जहाँ पे घने वन होते हैं, जहाँ पे जानवर रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं वो, और वृक्ष क्षेत्र जो आर्टिफिशियल तरीके से जो वन बनाया जाता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे आवागमन होता है, तो उसको वृक्ष आवरण क्षेत्र कहा जाता है। तो वृक्ष आवरण क्षेत्र जो है वो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि कुल भारत के क्षेत्रफल का
3.41% है। जब दोनों को मिला देते तो कुल वन क्षेत्र हो जाता। तो याद रखना, कुल वन क्षेत्र की बात की जाए तो 8,27,353 वर्ग किलोमीटर, सिर्फ वन क्षेत्र की बात की जाए तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, और सिर्फ वृक्ष आवरण क्षेत्र की बात की जाए तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत में कुल वन क्षेत्र जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 25.5% क्षेत्र में है। और इस तरह से पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो भारत में जो कुल वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र है तो उसमें 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई थी। ये पूरा डाटा हो गया। इसके आधार पे 5-6 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, तो सबको ध्यान से देखना है। तो इन डाटा के आधार पे यदि बात की जाए कि भारत में अधिकतम वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र में वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है, ठीक है, वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र में वृद्धि सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है वह छत्तीसगढ़ में वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर उड़ीसा, चौथे स्थान पर राजस्थान रहा है। यदि इसी में बात की जाए सबसे अधिक सिर्फ वन आवरण क्षेत्र की बात की जाए तो वन आवरण क्षेत्र में वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है, तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन आवरण क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की। ध्यान समझना है सारे टर्म को, वन आवरण क्षेत्र, वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र, वृक्ष आवरण क्षेत्र, प्रतिशत में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, ये सब क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। तो सिर्फ वन आवरण क्षेत्र में वृद्धि की बात की जाए तो मिजोरम पहले स्थान पर, गुजरात दूसरे स्थान पर और उड़ीसा तीसरे स्थान पर रहा है। और यदि बात की जाए क्षेत्र के अनुसार यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार, यदि प्रतिशत की बात नहीं बल्कि क्षेत्रफल के अनुसार बात की जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार जब बात की जाएगी तो अधिकतम वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये इसमें वृद्धि की बात नहीं की गई, कहाँ पे उपस्थित है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। यदि बात की जाए क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक सिर्फ वन आवरण क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन आवरण क्षेत्र है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। फिर से यदि बात की जाए कि प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए, ठीक है, प्रतिशत के अनुसार अधिकतम यानी कि सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र, प्रतिशत के अनुसार यदि सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र देखा जाए तो लक्षद्वीप में है। ठीक है, प्रतिशत के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार नहीं बल्कि प्रतिशत के अनुसार, तो वो लक्षद्वीप में है। दूसरे स्थान पर मिजोरम है, तीसरे स्थान पर अंडमान और निकोबार है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है, जो उसमें डिफरेंसेस है उसको भी ध्यान से, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि, यहाँ पे निधि हो जाएगा, ठीक है, निधि के अंतर्गत प्रत्येक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को सालाना कितने रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। तो इसमें प्रत्येक एमएलए को 3 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा 13 फरवरी 2024 को शुरू प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जिसके अंतर्गत 10 लाख से अधिक घरों के ऊपर सौर ऊर्जा संचालित करना है, को लागू करने के मामले में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया। इसमें गुजरात पहले स्थान पर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पर पहुंचा है और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, और इम्पोर्टेंट केरल भी, क्योंकि केरल भी चौथा स्थान हासिल कर लिया है। नेक्स्ट, किस देश ने अमेरिका को अपने देश में परमाणु हथियार स्थापित करने का आग्रह किया है। तो यह आग्रह किया गया पोलैंड के द्वारा। पोलैंड ने अमेरिका को कहा है अपने देश में परमाणु हथियार स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट, दुबई के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म के अनुसार दुबई में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है। तो दुबई में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत भारत बना है। नेक्स्ट, देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक की संस्कृति को बढ़ावा देने, भारतीय लेखन को विश्व स्तर पर पेश करने तथा 30 वर्ष से कम उम्र के नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से पीएम युवा 3.0 किसने लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले जानना है कि पीएम युवा क्या है।
तो पीएम युवा क्या है, तो इसमें पढ़ने लिखने और पुस्तक लेखन की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसी के लिए पीएम युवा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, यह प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसको बढ़ाने के लिए हाल ही में पीएम युवा 3.0 लॉन्च किया गया और ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, खान मंत्रालय और गोवा सरकार द्वारा गोवा में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। इसका उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्या क्या है कि इसमें अन्वेषण लाइसेंस पर पहली नीलामी का आयोजन किया गया है। यहाँ पे खनिज ब्लॉक की नीलामी के 5वें संस्करण पर एक रोड शो और एआई हैकेथॉन, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही एआई के बारे में चर्चा जो की गई थी वो चर्चा में रही थी। ठीक है, अभी जो अन्वेषण किया जाएगा यानी कि जो रिसर्च किया जाएगा, तो जो रिसर्चर्स होंगे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके रिसर्च करेंगे कि कहाँ पे कौन सा सब्सटेंस उपलब्ध है, कौन सा मिनरल उपलब्ध है। इसके लिए एआई का प्रयोग किया जाएगा। उसी के लिए लाइसेंस की नीलामी की गई थी। इसमें एआई का प्रयोग कर मिनरल टारगेटिंग इसका खास उद्देश्य था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके लिए इसको ऐतिहासिक कहा गया है। तो याद रखना है कि खान मंत्रालय और गोवा सरकार दोनों के द्वारा यह ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ये गोवा में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल का LCAF मैक 1 प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें खेल मंत्री मनसुख मांडविया, जिसका उद्घाटन खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। इसमें दिल्ली में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मस्कट, लोगो और एंथम का भी अनावरण किया गया। तो यह भी याद रखना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है वो दिल्ली में आयोजित की जाने वाली है। पहली बार फिट इंडिया कार्निवल, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भी नई दिल्ली में ही किया गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 353वीं शासी निकाय अर्थात गवर्निंग बॉडी की बैठक का आयोजन जेनेवा के स्विट्जरलैंड में किया गया। इसमें भारत ने भी भाग लिया। इसका भागीदार कौन कौन होता है? तो इसका भागीदार जो होता है उपरोक्त सभी होता है, यानी कि कोई भी देश का सरकार, वहाँ के श्रमिक यानी कि श्रमिक नेता और जो कंपनियां श्रमिकों को नियुक्त करती है, तो ये तीनों जो होता है इसका भागीदार होता है। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 353वीं गवर्निंग बॉडी बैठक का आयोजन जो किया गया है वो जेनेवा में किया गया है। इसमें भारत भी भागीदार रहा था और इसमें जो भागीदारी यानी कि भारत की तरफ से कौन भागीदारी करेगा? तो भारत सरकार श्रमिक के जो लीडर होंगे और नियुक्त यानी कि जो कंपनी श्रमिकों को ये नियुक्ति कर देती है वो भाग लेती है। नेक्स्ट, खासकर भारतीय सीमा के अंदर मिसाइल परीक्षण पर नज़र रखने तथा हिंद महासागर में निगरानी के उद्देश्य से चीन म्यांमार सीमा पर लार्ज लेजर अरे रडार यानी कि LPAR किसने स्थापित किया है? तो चाइना ने स्थापित किया है। नेक्स्ट, हाल में भारत सरकार ने यूनेस्को विरासत स्थलों की संभावित सूची में 6 नए स्थलों को शामिल किया है। इसमें 6 नए स्थलों जो शामिल किया गया है उसमें कौन शामिल है? तो इसमें सभी जो है वो शामिल किया गया है। पहला है छत्तीसगढ़ की कांगेर घाटी, दूसरा है यहाँ से दूसरा हो गया तेलंगाना की मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर, तीसरा है अनेक स्थानों पर मौर्य मार्ग के साथ अशोक शिलालेख। ठीक है, अशोक शिलालेख स्थलों का क्रमिक नामांकन। चौथा हो गया कई राज्यों में 16 योगिनी मंदिरों का क्रमिक नामांकन। पाँचवा हो गया उत्तर प्रदेश के गुप्त मंदिर का क्रमिक नामांकन तथा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में बुंदेल महल। ठीक है, ये छठा हो गया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में
बुंदेलखंड है। तो सबको ध्यान से देख लेना। 6 जगह को शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी, तेलंगाना का मुदुमल, मेघालय तक मेनहिर। तीसरा हो गया अनेक राज्यों में मौर्य मार्ग के साथ अशोक शिलालेख स्थलों का क्रमिक नामांकन। चौथा हो गया कई राज्यों में 16 योगिनी मंदिरों का क्रमिक नामांकन। पाँचवा हो गया उत्तर प्रदेश के गुप्त मंदिरों का क्रमिक नामांकन। और छठा हो गया मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड। इन सभी को संभावित सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके अंतर्गत 2026-27 तक 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने की योजना है। इसके अंतर्गत किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान, ये ऊपर भी पूछा गया था, पहला स्थान प्राप्त किया गुजरात, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश, चौथा स्थान केरल और पाँचवा स्थान राजस्थान प्राप्त किया है। इसमें 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर सिस्टम लगाने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित महिला क्रिकेट का WPL 2025 का फाइनल किसने जीता? तो इसमें मुंबई इंडियंस से दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विरासत स्थल को लग्जरी होटल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है? तो इसका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। लखनऊ का रोशन-उद-दौला, लखनऊ का है छतर मंजिल और मिर्ज़ापुर का चुनार किला। तो ये सभी पूछा जा सकता है कि रोशन-उद-दौला कहाँ है, छतर मंजिल कहाँ है, चुनार का किला कहाँ है। तो ये सबको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत में एशिया का सबसे बड़ा हाइपरलूप ट्यूब भारत में किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है IIT मद्रास के द्वारा। IIT मद्रास के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडिया मास्टर्स ने क्रिकेट का इंटरनेशनल मास्टर्स लीग अर्थात IML 2025 का फाइनल किसे हराकर जीता? तो ये वेस्ट इंडीज़ को हराकर जीता गया है। वेस्ट इंडीज़ मास्टर्स क्या होता है कि हाल में क्रिकेट लीग का बहुत सारा आयोजन किया जाता है। तो महिला क्रिकेट लीग हो गई, नॉर्मल जो IPL हो गया, तो उसी तरह से IML होता है। तो इसमें क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल मास्टर्स लीग, यानी कि जो क्रिकेटर से रिटायर हो चुके हैं वो लोग इसमें खेलते हैं। तो भारत इंडिया मास्टर्स जो था तो उसके कैप्टन जो थे वो सचिन तेंदुलकर हैं। तो इन्हीं की अगुवाई में वेस्ट इंडीज़ को हराकर भारत ने यानी कि इंडिया मास्टर्स ने इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 का खिताब जीता है। इसमें ये सब देश भाग लिए थे। नेक्स्ट, इटली के तुरीन में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें भारत के द्वारा 33 पदक जीता गया है। 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। तो यह भी याद रखना है कि विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन इटली के, यहाँ पे इटली जगह थी, इटली के तुरीन में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, इस्लामिक सहयोग संगठन अर्थात OIC के सदस्य देशों की 19वीं उच्च स्तरीय संसदीय बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो इंडोनेशिया के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, IOC का परमानेंट सदस्य नहीं, फिर भी यह इसका अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खासकर किन पहलों के लिए लंदन में सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, प्रवाह और सारथी। 2 तरह का पहल चलाया गया था RBI के द्वारा। तो इसी के द्वारा इसी के लिए भारत को सेंट्रल बैंक द्वारा, लंदन के सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में महामारी की तैयारी अर्थात पैंडेमिक प्रिपेयरनेस पर कार्यशाला, यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इसमें भी थोड़ा गलत हुआ है, इसको फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, किसकी अध्यक्षता में महामारी की तैयारी अर्थात पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस का आयोजन किया गया, जिसमें क्वाड देशों के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र के 15 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए तथा इसका उद्घाटन जो किया गया है वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा किया गया है। तो इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। ठीक है, क्वाड, सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्वाड
महामारी की तैयारी अर्थात क्वाड पैंडेमिक प्रिपेयरनेस पर कार्यशाला का आयोजन जो किया गया है वो भारत की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 को मंजूरी दी है। यह किस देश के सहयोग से पूरा किया जाएगा? तो यह पूरा किया जाएगा भारत और जापान के सहयोग से, जापान के सहयोग से। ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया था क्वाड देश, तो क्वाड देश में कौन कौन देश है? तो भारत होता है एक देश, अपना देश भारत है क्वाड का सदस्य, और 3 अन्य देश है जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत यात्रा पर आए थे, तो यहाँ पे किन मुद्दों पर सहमति बनी? तो उपरोक्त सभी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इसमें मुख्य मुद्दा जो है ये है मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पहला इस पर समझौता हुआ है। दूसरा हुआ है पेशेवरों की गतिशीलता, यानी कि जो पेशेवर होते हैं तो वो एक देश से दूसरे देश में जाके अपना व्यापार कर सके, कार्य कर सके, तो इसकी गतिशीलता पर चर्चा की गई थी। तीसरा डिजिटल भुगतान के सहयोग, डिजिटल भुगतान में सहयोग पर चर्चा की गई थी। चौथा जो किया गया था वो फसल के बाद जब कोई भी फसल लगाते हैं तो उसके विपणन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा की गई थी। रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए और उसे संस्थागत बनाने के लिए चर्चा की गई थी। इसके साथ एंटी टेररिज्म पर भी चर्चा की गई थी और सहमति व्यक्त की गई थी दोनों देशों के द्वारा। नेक्स्ट, खासकर टायर 1 और टायर 2, यहाँ पे टायर 1 और टायर 2 हो जाएगा, टायर 2 और टायर 3। जैसे कि टायर 1 सिटी हो गया, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो सब टायर 1 सिटी हो गया। उस तरह से थोड़ा कम विकसित जो क्षेत्र होता है तो उसको टायर 2, और सबसे जो कम विकसित होता है उसको टायर 3 शहर कहा जाता है। तो टायर 2 और टायर 3 शहरों में 2024-25 तक 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए एक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित पहले वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इसमें अपना देश भारत के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो यह भी याद रखना है कि पहले वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 इसका आयोजन नई दिल्ली में यानी कि भारत में की गई है। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों जो है क्वाड देश का समूह है। नेक्स्ट, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किन्हें फिट इंडिया आइकन नामित किया? तो फिट इंडिया आइकन नामित किया गया है एक्टर आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट, अपने क्षेत्रीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ हाल में समझौता किया है? तो मॉरिशस के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शिवाजी को समर्पित देश के पहले मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया? तो ये थाने के भिवंडी में किया गया, महाराष्ट्र के थाने के भिवंडी में। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।